Good evening, everyone. हाँ भैया, स्टार्टिंग विद अ वेरी फ्यू मिनट्स। ओके, तो बस हम लोग कुछ ही देर में स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर एट 8, आठवां लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड आल्सो फॉर द पीजीटी इन इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की, व्हाट इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज एंड व्हाट आर द दोज डिफरेंट थ्योरीज, हाउ द कैसे एक थ्योरी दूसरी थ्योरी से डिफ्रेंशिएट है। And we will more concern about ki how the mercantilism theories, mercantilism economics has been criticized by the Adam Smith, and Adam Smith has criticized by the further Ricardo, and the Ricardo is criticized by the different economists. तो आज हम लोग इसमें कई सारी चीज़ों की बात करने जा रहे हैं। तो वी आर ऑलरेडी हैव 7:04, तो 1 मिनट और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग विल स्टार्ट द टूडेज क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले।
Okay, once again, good evening everyone. And today we starting with the international trade theory. Without wasting the further time, we have to be start. तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी क्या होता है उससे पहले, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग को पता है कि एक्सचेंज ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, ठीक है। एक मिनट प्लीज, क्लियर। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। तो जैसे हम लोग को पता है कि नेशनल ट्रेड क्या होता है, मतलब हम लोग जो एक विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री करते हैं उसको हम लोग नेशनल ट्रेड बोलते हैं। एंड वाइल टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड, तो एक्सचेंज ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर मीन्स इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग योर एनी प्रोडक्ट इन इंडिया एंड यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अक्रॉस द ग्लोब, मतलब भारत में बनाकर आप दुनिया के 2, 4, 10 देशों में सामान को अपना बेच रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, या इफ द कंपनी बिलोंग्स टू इंडिया, ये कोई कंपनी भारत से बिलोंग करती है, अगर दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बिजनेस करती है, उसको भी इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड बेसिक है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इफ वी आर एक्सचेंजिंग एनी रॉ मटेरियल्स, एनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज क्या होती थी, न्यू ट्रेड थ्योरीज क्या है, एंड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस। तो जो क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज होती थी कि दे वर मोर कंसर्न अबाउट द एक्सप्लेन द नेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते थे कि एक देश की नेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, कंट्रीज के एडवांटेजेस क्या थे। मतलब क्लासिकल नेशनल थ्योरी बात करती थी कि जिस पर्टिकुलर चीज में एक कंट्री को एडवांटेजेस है, ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों को हम लोग उनको व्यापार करना चाहिए, वही सब चीजों को हमको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। तो एक्सप्लेन द क्लासिकल ट्रेड थ्योरी वर मोर कंसर्न अबाउट टू एक्सप्लेन द नेशनल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री and what were the country's advantages that enable such exchange to the happen, means all those goods and services या all those commodities जहां पर आपको you were getting some certain advantages, we should produce those product and services। फिर नया ट्रेड थ्योरीज आई, जो न्यू ट्रेड थ्योरीज थी, हम आगे बताएंगे कौन कौन सी हैं। जो न्यू ट्रेड थ्योरीज आई वो कहीं ना कहीं दे आर मोर कंसर्न अबाउट द एक्सप्लेन द लिंक अमॉन्ग द नेचुरल कंट्री एडवांटेजेस, ठीक है, और गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट की क्या स्कीम, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, एंड इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल सच एक्सचेंज टू बी हैपन। मतलब वो लोग कहीं ना कहीं केवल बात करते थे कि जहां पर हमको किसी कंट्री को एडवांटेज हो वही सब प्रोडक्ट्स को हमको एक्सचेंज करना चाहिए। बट न्यू ट्रेड थ्योरी का कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा और उसको एक्सपेंडेड हुआ, तो उन्होंने बात किया कि जो नेचुरल कंट्रीज के एडवांटेज हैं उन सब चीजों की हमको बात करना चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडीज कितनी है, गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या है, हाउ गवर्नमेंट आर सपोर्टिंग दोज इंडस्ट्रीज, वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट दोज फैक्टर्स आल्सो व्हाइल मूविंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। ऑन इंडस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, हमको ये कहीं ना कहीं जिस इंडस्ट्रीज में हम डील कर रहे हैं, जो आपकी कंपनी हो किसी ना किसी इंडस्ट्रीज में आती होगी, तो वी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट सर्टेन इंडस्ट्रीज कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी मेक सम सर्टेन प्लान्स। तो क्लासिकल थ्योरीज अलग कहते थे, न्यू ट्रेड थ्योरीज अलग कहते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए अब क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज में कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं, ठीक है। तो इससे पहले मर्केंटिलिज्म थ्योरी की बात करते हैं। मर्केंटिलिज्म थ्योरी होती थी 1600 सेंचुरी से पहले, कहीं ना कहीं 1500 सेंचुरी से लेकर अप्रॉक्स 1800 सेंचुरी तक की लोग बात करेंगे, ठीक है। 1776 में एडम स्मिथ जी आ गए, बस कहीं ना कहीं 1500 से लेकर 1800 सेंचुरी तक की, मतलब ये 300 साल के दौरान दीज थ्री सेंचुरीज, कहीं ना कहीं इन 300 साल में एक बहुत ज्यादा बोला वाला रहा मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट का। तो मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे भी हम आगे आपको बताएंगे। तो मर्केंटिलिज्म टेक्स एंड अनवर्सेस देम व्यू ऑफ द ट्रेड एंड अदर कंट्रीज गेन इज अवर कंट्रीज लॉस, मतलब दूसरी कंट्री का अगर कोई गेन होगा वो आपकी कंट्री का लॉस होगा। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी वाज मेनली फोकसेस ऑन द एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे, ठीक है। और वो दूसरी बात करते हैं हम लोग फ्री ट्रेड थ्योरीज। तो फ्री ट्रेड थ्योरीज में क्या आता है कि इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया जो एडम स्मिथ जी ने दिया तो वेल्थ ऑफ द नेशंस के दौरान 1776। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस हैज गिवन बाय द डेविड रिकॉर्डो इन 1816 है, 1816-1817 में दिया। एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बेनिफिट ऑल ट्रेडिंग पार्टनर इकोनॉमीज।
तो कहीं मर्केंटिलिज्म जो इकोनॉमिस्ट थे दे वर मोर कंसर्न अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करते थे कि एक कंट्री का लॉस होगा तो दूसरी कंट्री का बेनिफिट होगा। जो फ्री ट्रेड थ्योरीज के जो इकोनॉमिस्ट थे, भले हम डेविड रिकार्डो की बात करेंगे, हम एडम स्मिथ जी की बात करेंगे, दे वर मोर कंसर्न अबाउट सम सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आगे आगे बताएंगे कैसे कैसे उन्होंने बात किया। फ्री ट्रेड को और रिफाइंड किया गया, मतलब कि जो हैक्सन ओलिन की हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने 1929 और 1933 दो अलग अलग इरा की बात है, 10-12 साल का अंतर है। ये दोनों स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने अलग तरीके से फ्री ट्रेड को रिफाइन किया और रिफाइन कर दिया कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस को, और उसमें एक्सटेंशन कर दिया। फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करी तो रे बर्नॉन ने 1966 में दिया। उसके अलावा हम लोग पॉटर डायमंड मॉडल भी आज पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्लासिकल ट्रेड थ्योरीज में मर्केंटिलिज्म हो गया, फ्री ट्रेड थ्योरीज हो गई, फ्री ट्रेड रिफाइंड थ्योरीज की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब जो न्यू ट्रेड थ्योरीज आई हैं, जो भी हैव सम सर्टेन द न्यू ट्रेड थ्योरीज आल्सो। तो न्यू ट्रेड थ्योरीज की बात करेंगे एज आउटपुट एक्सपेंड विद द स्पेशलाइजेशन एंड इंडस्ट्री एबिलिटी टू रियलाइज इकोनॉमी ऑफ स्केल्स इंक्रीज एंड यूनिट कॉस्ट डिक्रीज। हम लोग को पता है जैसे जैसे ओवरऑल हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली योर कॉस्ट विल बी डिक्रीज। So we used to be more concerned about the some certain product and services where we are having some certain specializations। तो न्यू ट्रेड सीरीज में हम लोग बात करते थे कि जिस पर्टिकुलर चीज में आपको स्पेशलाइजेशन है, तो wherever you are having some certain specializations, तो we have to be more concerned about those, we have to be more concerned about those product and services। तो हम लोगों को पता है कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम लोग मास प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो न्यू ट्रेड थ्योरी समझ गया, द आउटपुट एक्सपेंड विद द स्पेशलाइजेशन एंड इंडस्ट्री एबिलिटी टू रियलाइज द इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज एंड यूनिट कॉस्ट डिक्रीज। अब हम लोग आगे बात करते हैं, फिर उसकी बात करते हैं कि बिकॉज ऑफ द स्केल इकोनॉमीज वर्ल्ड डिमांड सपोर्ट ओनली ए फ्यू फर्म्स इन सच इंडस्ट्री, जैसे कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करेंगे या ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, ठीक है। कंट्रीज दैट हैड एन अर्ली एंट्री टू सच ए इंडस्ट्री हैव एन एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज और बैरियर्स टू एंट्री। तो न्यू ट्रेड थ्योरी एक अलग ही हिसाब से काम करते थे ये लोग। न्यू ट्रेड थ्योरी वाले इकोनॉमिस्ट थे, दे वर मोर कंसर्न अबाउट टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू बी डिक्रीज देयर यूनिट कॉस्ट। और उसके अलावा कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता था कि जिन कंट्रीज ने जो उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में पहले मूवमेंट कर लिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है जिस इंडस्ट्रीज में जो सबसे पहली कंपनी जाके जो एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, होता ना कि हाँ फर्स्ट मूवर का स्पेलिंग गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज इज ऑल अबाउट कि इफ सपोज दैट ऑल दोस कंपनीज हु हैव स्टार्टेड द बिजनेस इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, जो सबसे पहली बार किसी नया इंडस्ट्री में आता है और देयर इज नो कंपटीशन इज देयर, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। सपोज दैट कि यू हैव टेकन द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, ठीक है। तो ऐसे बैरियर्स टू एंट्री की बात करेंगे। अब जो सबसे पहले मूव कर जाएगा, जो सबसे पहले मूव करेगा बिजनेस में, उसके पास कहीं ना कहीं एक फर्स्ट बैरियर्स टू एंट्री भी होगा। कहीं ना कहीं वो दूसरे न्यू कंपनीज को, नए मार्केट में प्लेयर जो आ रहे हैं उनके ऊपर बैरियर्स भी लगा सकता है। तो न्यू ट्रेड्स थ्योरीज इज ऑल अबाउट टू अचीव द इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिक्रीज द यूनिट कॉस्ट की बात करते थे। और कहीं ना कहीं ये बात करते थे कि जो ऑल दोस कंपनीज हु हैव एंटर्ड इन अ न्यू मार्केट, दे हैव सम सर्टेन फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन दोज इंडस्ट्रीज एंड दे आर एबल टू फिक्स सम सर्टेन बैरियर्स टू एंट्री, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ बैरियर्स टू एंट्री भी फिक्स कर दिया है। भाई फिर ग्लोबल न्यू ट्रेड सीरीज में और आगे जाएंगे तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी की बात करेंगे। कहीं ना कहीं फर्म्स गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड स्कोप एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये हम लोग को पता ही है कि कहीं ना कहीं दुनिया की हर कंपनी जो भी है, ऑल दोस इंटरनेशनल कंपनीज, ऑल दोस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, they are running in the international market, they are able to take some certain competitive advantages through the, हम लोग competitive advantage कैसे लेंगे? competitive advantage लेने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं we have to be
बहुत ज़्यादा इनोवेशंस करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, हम कई बार बता चुके हैं, आगे भी आपको पूरा बताया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट कॉपीराइट की बात करेंगे, पेटेंट की बात करेंगे, ट्रेडमार्क की बात करेंगे, ट्रेड सीक्रेट की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की बात करेंगे, लेआउट डिजाइंस की बात करेंगे, अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है कि मतलब जिन कंपनीज के पास, जिन फर्म्स के पास कहीं ना कहीं दे आर हैविंग सम सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडवांटेजेस, या दे आर हैविंग द वेरी बैक, they are having the very strong research and development team, so they are having some competitive advantages and they are gaining some competitive advantages in our international market। तो न्यू ट्रेड थ्योरी में यही सब चीजों की बात करते थे। और एक और है न्यू ट्रेड थ्योरी में नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, पॉटर मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं, पॉटर 1990 में दिया था। सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनीज हैव कॉम्पिटिटर्स और नॉट? मनप्रीत, at an initial phase they don't have any competitors, but gradually time will pass, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, टाइम पास होगा, एक कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। आई एम जस्ट गिवन द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। जैसे कि अभी हम लोग बात करते हैं कि भारत की बात करेंगे, भारत में देखो अमेजॉन बाहर का है, ईबे बाहर का था, बट फ्लिपकार्ट वाज द इंडिया बेस्ड कंपनी। फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट कंपनी हु हैव टेकन द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस इन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री। ऐसे हम लोग बात करते हैं, आप लोगों ने नाम सुने होगा आज अनअकैडमी का। अनअकैडमी हम लोग आज एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम में देखिए हम भी कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब चैनल से आपको आज पढ़ा रहे हैं, थ्रू द डिजिटल मीडिया, कभी आपको हम गूगल मीट और जूम से भी पढ़ाते हैं। तो अनअकैडमी वाज द फर्स्ट कंपनी हु हैव एक्चुअली स्टार्टेड सम सर्टेन एजुकेशनल, ऑनलाइन एजुकेशनल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने तो दे केम इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, उन्होंने एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोवाइड करने का उन्होंने स्टार्ट किया, तो दे बिकेम द मार्केट लीडर। तो दैट इज द ओनली रीजंस की अनअकैडमी इज हैविंग द मैक्सिमम मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। तो जैसे ही हल्के हल्के अनअकैडमी के साथ आज के टाइम में देखिए बाइजूस भी आ गया है हमारा, और भी बहुत सारी जो फिजिकल कोचिंग थी उन्होंने भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, ग्रेड अप हो गया। तो आज के टाइम में बहुत सारी, मतलब स्टार्टिंग फेज में दे हैड नो कंपटीशन, किसी के पास जो भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है उनके पास कंपटीशन नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक थ्योरी पे, अब हम लोग थ्योरीज पे आएंगे। अभी तक की तो एक इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज ऑल अबाउट द मर्केंटिलिज्म, व्हाट इज ऑल अबाउट द क्लासिकल थ्योरीज, व्हाट इज ऑल अबाउट द free trade theories, what is all about the refined free trade theories, what is all about the new trade theories. Now we are more concerned about the mercantilism theories or new mercantilism economist. ये यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यस मनप्रीत, मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करेंगे तो ब्लू ओशियन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यस। तो मर्केंटिलिज्म की हम लोग बात करेंगे तो मर्केंटिलिज्म हो गया। देखिए मर्केंटिलिज्म थ्योरी एक लोगों ने नहीं दिया, मर्केंटिलिज्म थ्योरी बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दे हैव गिवन द मर्केंटिलिज्म थ्योरी। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने 1500 सेंचुरी से लेकर 1800 सेंचुरी तक की 300 साल में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट गए, तो दे हैव गिवन द डिफरेंट मर्केंटिलिज्म थ्योरीज। बट कहीं ना कहीं सबका जो कोर टॉपिक था, जो कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट का था, वो उन सबका कहीं ना कहीं एक ही था। दे वर मोर कंसर्न अबाउट द वन थिंग दैट वाज एक्सपोर्ट। वो लोग एक्सपोर्ट की बढ़ावा की बात करते थे, इंपोर्ट को रोक लगाने की बात करते थे, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात, प्रोटेक्शनिज्म की बात करते थे, अपनी इकोनॉमीज को प्रोटेक्ट करने की बात वो करते थे। तो मर्केंटिलिज्म इज ऑल हैड स्टार्टेड इन प्रिवेल्ड इन 15 to 18 सेंचुरी, 1500 से 1800 तक की मर्केंटिलिज्म थ्योरीज या उन इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी दिया। इसमें बात किया था कि एक्सपोर्ट मोस्ट टू द स्ट्रेंजर्स देन बी इंपोर्ट टू द अमास ट्रेजरर और एक्सपेंड द किंगडम। ये थोड़ा टेक्निकल लिखा, आपको बताएंगे जीरो सम वर्सेस पॉजिटिव सम गेम व्यू ऑफ द ट्रेड, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंस टू अचीव ए सरप्लस इन द एक्सपोर्ट एंड, ठीक है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, थोड़ा टेक्निकल आपका पीपीटी है, आपको हम समझा दे रहे हैं, वो समझ लीजिए, पीपीटी आपको भेज देंगे और सिंपल नोट्स भी देंगे। मर्केंटिलिज्म थ्योरी में जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि दे वर मोर कंसर्न अबाउट द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। वो कहते थे कि आप एक्सपोर्ट पे ज्यादा बढ़ावा दीजिए और इंपोर्ट पे रोक लगाइए। उनका कहना था क्योंकि दुनिया में ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सेंचुरी, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर इरा, 1500-1600 के इरा में क्या होता था, हम लोग इकोनॉमी को जज करते थे, इकोनॉमिक पावर को जज करते थे। वी यूज्ड टू जज द इकोनॉमिक पावर ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड
सिल्वर। हम दुनिया की उस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक पावर की बात करेंगे, कौन सा इकोनॉमी स्ट्रांग है, कौन सा इकोनॉमिक डाउन है, तो वी हैड ओनली वन पैरामीटर्स टू जज द इकोनॉमी, दैट वाज ए रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि उस समय आप देखेंगे वाटर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स चलता था, कहीं ना कहीं जितने भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होते थे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो भी होते थे, वी यूज्ड टू डू सम सर्टेन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन गोल्ड स्टैंडर्ड्स। तो that was the actually reason, that was the reasons कि most of the mercantilism economies they were more concerned about the promotion of export and protection of import। ठीक है, तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं दुनिया की जो भी इकोनॉमी मजबूत है या जो जिनके पास बहुत ज्यादा आज पैसा है, बल्कि पैसा क्या बहुत ज्यादा रिजर्व है, तो कहीं ना कहीं दे हैव गिवन द मोर फोकस ऑन द एक्सपोर्ट। तो याद रखिएगा मर्केंटिलिज्म थ्योरी इज ऑल अबाउट द टू प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट, वी शुड प्रोड्यूस दोस प्रोडक्ट वेयर यू आर हैविंग सम सर्टेन एडवांटेजेस एंड कहीं ना कहीं हमको बढ़ावा एक्सपोर्ट पे देना होगा। आज भी मतलब आज से मतलब 500 साल 400 साल पहले की ये थ्योरी है। आज भी अगर हम लोग बात करेंगे, चाइना का बात करिए आप, ताइवान का बात करिए आप, सिंगापुर का बात करिए, हांगकांग का बात करिए, जर्मनी का बात करिए, इन 5 कंट्रीज की आज भी कहीं ना कहीं आज भी दीज 4-5 कंपनीज आर स्टक विद द मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो आज भी एक्सपोर्ट पर बढ़ावा देना चाहते हैं। चाइना आज भी एफडीआई की बात नहीं करती, इनफ्लोज ऑफ एफआईआई की बात नहीं करती है, ठीक है, इंपोर्ट की बात नहीं करती। वो आज भी चाहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा हम लोग दुनिया के दूसरों देशों में एक्सपोर्ट करें। ठीक है, तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी इज ऑल अबाउट द प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंपोर्ट। क्लियर, समझ गए। और इसमें हम लोग बात किया कि कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमी वही स्ट्रांग मानी जाएंगी जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड का रिजर्व होगा। ठीक है, तो अनहैप्पी मतलब किंग एक्सपोर्टर्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बाय प्रोड्यूसर्स हैप्पी, सब्जेक्ट अनहैप्पी बिकॉज डोमेस्टिक गुड स्टे एक्सपेंसिव एंड ऑफ लिमिटेड वैराइटीज। तो टुडे न्यू मर्केंटिलिस्ट इकोनॉमिक क्या कहते हैं, वही प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सम सेगमेंट की बात करते हैं। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मर्केंटिलिज्म थ्योरी इज ऑल अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो प्रमोशन ऑफ द एक्सपोर्ट एंड बहुत सारे मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट ने यहां तक ही कह दिया था कि आप जो सामान आपको बहुत नेसेसिटी है, इवन दो वी शुड नॉट गो फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ द दोज प्रोडक्ट, आप जो सामान बहुत जरूरी है उसको भी इंपोर्ट मत कराइए, उसका सब्स्टिट्यूट अपने देश में निकाल लीजिए। नहीं निकाल सकते हैं तो मत यूज करिए, खत्म हो जाइए, डेथ हो जाइए, एक्सपायर कर जाइए खुद को, लेकिन वी शुड नॉट इंपोर्टिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट। तो बहुत रिजिड मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने इस हद तक की भी बोल दिया था कि हमको कोई भी सामान इंपोर्ट कराना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एब्सोल्यूट एडवांटेजेस थ्योरी, कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है और एब्सोल्यूट एडवांटेजेस के जो इकोनॉमिस्ट थे वो लोग क्या कहते थे। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हैज गिवन बाय द एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ द नेशंस इन 1776। 1776 में ये थ्योरी एडम स्मिथ जी के द्वारा दिया गया, द वेल्थ ऑफ द नेशंस के दौरान। तो मर्केंटिलिज्म वीकन्स द कंट्रीज इन अ लॉन्ग रन, इनरिच ओनली अ फ्यू। ठीक है, वही बात है कि उनको कि ये एडम स्मिथ जी ने क्रिटिसाइज किया था मर्केंटिलिज्म इकोनॉमिस्ट को। इनका कहना था कि जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट रन के लिए प्रोडक्टिव है, लॉन्ग रन में कंट्री को कमजोर करती है, लॉन्ग रन में कंट्री को कहीं ना कहीं मजबूत नहीं कर पाती है। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या कहते थे कि एक शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स फॉर द व्हिच इट हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड इंपोर्ट द अदर प्रोडक्ट has absolute advantage when it is more productive than another country is producing a particular product। अभी आपको हम एग्जांपल करके बताएंगे। कहने का मतलब है कि सपोज दैट इफ यू आर हैविंग द एडवांटेज, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एडवांटेज है, जैसे यहाँ पे कोरिया और घाना का एग्जांपल दिया हमने, राइस और कोका कोला का एग्जांपल दिया, अगर आपको लगता है कि आपको एडवांटेज है किसी प्रोडक्ट में, मतलब जो उस प्रोडक्ट में आप क्या करना चाहिए, आपको वो एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें आपको एब्सोल्यूट एडवांटेजेस नहीं है वो प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट कराना चाहिए। अब ये समझिए कि एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है। गेटिंग अ पॉइंट, कहने का मतलब है दुनिया के 2 देशों का तुलना करेंगे, पहले स्टार्टिंग करिए कि एब्सोल्यूट एडवांटेज इज ऑल अबाउट कि एडम स्मिथ जी ने कहा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से, जो फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, 5 होते हैं, मैन हो गया, मशीन हो गया, मनी हो गया, मेथड हो गया। ठीक है, तो उसमें अगर उन्होंने बात किया और मैन पावर हो गया, कहने का मतलब है कि एक फैक्टर को कांस्टेंट मानकर
दुनिया के दो देशों की कंपेयर करेंगे, अगर if you are getting some certain advantages in your country, then the country should go for the export. If the other countries are getting some certain absolute advantage in a same product, we should go for the import. दोबारा आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे एक फैक्टर को कांस्टेंट मानकर, एडम स्मिथ जी ने बोला था, लेबर की बात किया था, इन्होंने बोला था कि एक लेबर, क्योंकि उस समय एक लेबर ही ऐसा था, क्योंकि एक कोई करेंसी था नहीं, टेक्नोलॉजी थी नहीं, ठीक है, तो एक लेबर की उन्होंने बात किया था कि एक लेबर 8 घंटे भारत में काम कर रहा है, एक लेबर 8 घंटे अमेरिका में काम कर रहा है. अगर आपको लग रहा है प्रोडक्टिविटी इन यूएस इज मोर देन द इंडिया, देन वी शुड गो फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ दोस प्रोडक्ट. इफ द प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज मोर देन द यूएस, देन कंट्री शुड गो फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ दोस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हम एक बार आपको लास्ट बार बता रहे हैं. एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज ऑल अबाउट द कि हम लोगों को जिस पर्टिकुलर चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें हमको एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है वो प्रोडक्ट हमको इंपोर्ट कराना चाहिए. अब एब्सोल्यूट एडवांटेज कैसे निकालेंगे? व्हाइल मेकिंग द वन फैक्टर कांस्टेंट, व्हाइल कंपेयरिंग विद द टू कंट्रीज. if your countries are able to do more productivity in your country, then we should go for the export. अगर आपको लगता है कि the other countries are getting the more productivity in their country, then we should go for the importing of those product and services. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है. ठीक है भाई, यहाँ पर राइस हो भाई, साउथ कोरिया और गाना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. अब हम लोग बात करते हैं कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस. कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस क्या है? इन्होंने क्या किया था? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 18th सेंचुरी के दौरान 1816-1817 के दौरान ये डेविड रिकार्डो ने ये थ्योरी दिया. इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेजेस की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, या इसको हम लोग एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं. एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस. लिखा भी है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज इज अ स्पेशल केस ऑफ कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस. होता क्या है? उन्होंने एक फैक्टर की बात किया था कि वाइल मेकिंग द वन, मतलब अभी एडम स्मिथ जी की बात कर रहे हैं कि वाइल मेकिंग द वन फैक्टर कांस्टेंट, वी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट द दोज प्रोडक्ट वेयर यू आर गेटिंग द मोर प्रोडक्टिविटी इन योर कंट्री, वी शुड गो फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट. If you are getting the less productivity in your country with reference to the foreign country, we should go for the importing of those products and services. But comparative cost advantage में डेविड रिकार्डो जी ने ये बोला था कि while accumulating the all the factor production, मतलब हम सभी फैक्टर प्रोडक्शन को accumulate करके देखेंगे, हमको दुनिया के उस देश में प्रोडक्शन करना है जहां पर ओवरऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज मिनिमम. सिंपल, मतलब जितने भी फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, मैन की बात करेंगे, मशीन की बात करेंगे, मनी की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे, तो व्हाइल एक्युमुलेटिंग द ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन वी शुड कंपेयर विद द फॉरेन कंट्रीज. मतलब हम लोगों को दुनिया, सीधी एक लाइन में समझिए, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसे देश में बिजनेस करने चाहिए जहां पर ओवरऑल फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट इज मिनिमम, जहां पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा आ रही है, मतलब ये कॉस्ट मिनिमम आ रही है, जहां पर मैक्सिमम या मोर प्रोडक्टिविटी यू आर गेटिंग. लिखा भी है, कंट्री शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स इन विच इट इज रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिव इवन इफ इट हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स इट प्रोड्यूस. ठीक है, मतलब आपको अपने देश में प्रोडक्शन तभी करना चाहिए जब आपके पास ओवरऑल रिलेटिवली मोर प्रोडक्टिविटी आप अपने देश में कर पा रहे हैं. अगर आपको लगता है आप अपने देश में मोर प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, व्हाइल एक्युमुलेटिंग द ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन, वी शुड टारगेट दोज कंट्रीज वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम. तो इसीलिए देखिएगा, दैट इज द ओनली रीजन इन अक्रॉस द ग्लोब एंड ऑल द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, दुनिया की जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, दे आर मोर कंसर्न अबाउट स्टार्ट देयर प्लांट इन इंडिया और चाइना, बिकॉज इंडिया और चाइना एक ऐसी कंट्री है तो पूरी दुनिया में जहां पर सबसे सस्ता स्किल्ड चीप लेबर यू आर गेटिंग एट ए वेरी मिनिमम प्राइसेस. ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना यूज्ड टू बी द डेस्टिनेशन मार्केट, द ड्रीम मार्केट फॉर अक्रॉस द मार्केटर. कहीं ना कहीं नाउ क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस आर शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया. आज की हम लोग बात करेंगे ना प्रेजेंट सिनेरियो, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दे हैव स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया.
क्यों आज एप्पल की बात करेंगे हम लोग, सैमसंग का बात करेंगे हम लोग, वीवो का बात करेंगे, वाई दे आर स्टार्टिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा लार्जेस्ट यूनिट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों भारत में स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है दे जस्ट वांट टू बी टेक सम सर्टेन कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस, दे जस्ट वांट टू बी प्रोड्यूस द चीपेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन इंडिया, और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में स्केल अचीव करना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, एक लाइन में एक बार हम दोबारा बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज इज ऑल अबाउट वी शुड टारगेट द दोज कंट्रीज वेयर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज मिनिमम, या आप इसका दूसरी तरफ से दूसरे पहलू से बात करेंगे, हम लोगों को अपने देश में केवल वही प्रोडक्शन करना चाहिए जहां पर इफ यू आर हैविंग सम सर्टेन स्पेशलाइज इन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपको स्पेशलाइज है और सबसे सस्ता सामान मोर रिलेटिवली इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस द चीपेस्ट प्रोडक्ट इन योर कंट्री, और या आपको लगता है आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हमको अपने देश में करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं हेक्सन ओलिन थ्योरी। 1933 में दो अलग अलग स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दिया था। इन्होंने बात किया डिफरेंसेस इन अ फैक्टर एंडोमेंट नॉट इन डिफरेंसेस इन अ प्रोडक्टिविटीज डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ ट्रेड। इन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात नहीं किया, इन्होंने फैक्टर एंडोमेंट की बात किया। अभी आपके बताएंगे कि एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ द फैक्टर एंडोमेंट मैटर। ठीक है भाई, लियोंटिफ पैराडॉक्स भी इसी से रिलेटेड है कि यूएस हैज रिलेटिवली मोर अबंडेंट कैपिटल येट इंपोर्ट गुड्स मोर कैपिटल इंटेंसिव देन इट्स एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब आप सिंपल में समझिए, थोड़ा सा ये टेक्निकल लिखा हुआ है। हेक्सन ओलिन थ्योरी क्या कहता था, वाइल कंपेयरिंग विद द टू कंट्री, हम लोग को जब दुनिया के दो देशों के साथ तुलना करते हैं, एक कंट्री बन जाएगी कैपिटल इंटेंसिव, अदर कंट्री बन जाएगी लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब कैपिटल प्रोड्यूस करने वाले, जिसके पास कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट एडवांटेज है कैपिटल के लिए, दूसरी कंट्री के पास एडवांटेज है लेबर के लिए। तो इसमें है कि इसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर प्रोपोर्शनेट थ्योरी भी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी भी इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब एचओ थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट, फैक्टर प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं, और टू फैक्टर थ्योरी भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो सिंपल में समझ लीजिए दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट, इसमें इन्होंने बोला था, हेक्सन ओलिन ने दिया था, इन्होंने दो फैक्टर दिए, कैपिटल की बात किया और एक लेबर की बात किया। इन्होंने बोला कि वाइल कंपेयरिंग विद द टू कंट्रीज, जब हम लोग दो देशों का तुलना करते हैं, वन कंट्री विल बी बिकम द कैपिटल इंटेंसिव, अदर कंट्री विल बी बिकम द लेबर इंटेंसिव। एक कंट्री लेबर प्रोड्यूस करने वाली बन जाएगी, दूसरी कंट्री कैपिटल प्रोड्यूस करने वाली बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव वाले क्या करेगी, उनको लगता है कि इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज चीपर, इफ इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज चीपर, तो हम देश अब तो लेबर इंपोर्ट करा के अपने देश में प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज कॉस्टली, देन व्हाट दे विल डू, दे विल कैपिटलाइज देयर कैपिटल, वो कहना कि अपनी कैपिटल को कैपिटलाइज करेंगे, अपनी कैपिटल को लेकर वो दुनिया के उस देश में बिजनेस करने जाएंगे जहां पर ओवरऑल लेबर कॉस्ट सस्ती है। ठीक है, तो अमेरिका क्या करता है, अब आप यूएस की बात देखिए, पूरे दुनिया के जितना भी बड़े बड़े बहुत विद्वान आदमी, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, टेक्निकल लैंग्वेजेस में बोल देंगे। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ द पर्सन्स या ऑल दोस पर्सन्स हु आर हैविंग सम सर्टेन एक्सपर्टीज, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन यही होता है ना। तो यूएस क्या करता है, व्हाट यूएस आर एक्चुअली डूइंग, उसको जहां पर लगता है कि इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज चीपर, जहां पर उनको कम लेबर चाहिए होती है कहीं ना कहीं, इसीलिए देखिए कि सिलिकॉन वैली में जितनी भी कंपनी है, दे ऑल आर द यूएस बेस्ड कंपनी, वो सब कंपनी अमेरिका की है, और उसमें काम करने वाले 70% जनता भारत की है। ठीक है, तो जहां पर उसको लगता है कि इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज कॉस्टली, तो क्या करता है, वो अपनी कैपिटल लेकर आता है और वहां पर जाकर अपना प्लांट स्टार्ट कर देता है जहां पर उसको लगता है कि लेबर सस्ती है। इसीलिए देखिए कि एप्पल में पूरा प्लांट स्टार्ट करना था, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी थी, उसको लगा कि बहुत कॉस्टली पड़ेगा, बल्क में लेबर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो व्हाट द अमेरिका हैज स्टार्टेड कि एप्पल कंपनी ने दे हैव स्टार्टेड देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन बेंगलुरु।
तो दिस इज ऑल अबाउट द हेक्सानोलिन थ्योरी। तो बस ये याद रखिए कि लास्ट टाइम बता रहे हैं हेक्सानोलिन थ्योरी इज ऑल अबाउट द टू फैक्टर, वन इज द कैपिटल, अदर इज द लेबर। और बात क्या है कि व्हाइल कंपेयरिंग विद द टू फैक्टर, वन कंट्री विल बी बिकम द कैपिटल इंटेंसिव, अदर कंट्री विल बी बिकम द लेबर इंटेंसिव। इफ इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज चीपर, वी शुड डू द प्रोडक्शन इन अवर कंट्री। इफ इंपोर्टिंग ऑफ द लेबर इज कॉस्टली, वी शुड टारगेट द दोज कंट्री वेयर द लेबर इज चीपर एंड वी शुड, इसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई भी तो यही होती है ना कि अपनी कैपिटल लेकर चलेगा, वहां का लेबर लिया और हमने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? इज देयर एनी डाउट? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, इज देयर एनी डाउट? अगर कोई डाउट ना तो सेल बी प्रोसीड फर्दर। मनप्रीत, यू? व्हाट अबाउट द अदर्स? काजल, संध्या मैम, यू? पूजा, प्रतिमा, आप बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट तो प्लीज टेल। मनप्रीत हम बता देंगे आपको, इसको हम लोग इस थ्योरी के टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, टू फैक्टर थ्योरी, फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, रिलेटिव फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं एंड फैक्टर प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट नहीं है, कोई आगे नहीं बोल रहा है। तो वी आर मूविंग टूवर्ड द फर्दर। हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बर्नॉर ने दिया था। तो आईपीएलसी क्या है कि मोस्ट न्यू प्रोडक्ट कंसीव्ड प्रोडक्ट द यूएस इन 20th सेंचुरी, यूएस फॉर्म कीप द प्रोडक्शन क्लोज टू देयर मार्केट इनिशियली एंड एट। ठीक है, तो इसमें भाई इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल अबाउट द सेम जो इसमें हम लोग बात करते थे भाई, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, प्रोडक्ट ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो यहाँ पे सेम भाई उसी की तरह ये काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को बात करना है कि किस स्टेज पर कौन सी कंट्री में जाके बिजनेस करना है और कैसे कैसे। जैसे ये बात की कि लिमिटेड इनिशियल डिमांड इन अदर एडवांस कंट्रीज इनिशियली, एक्सपोर्ट मोर अट्रैक्टिव देन द ओवरसीज प्रोडक्शन। मतलब जब आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट के इनिशियल डिमांड है, अभी बहुत ज्यादा डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, तो आप क्या करिए, दुनिया के दूसरे देशों में जाके प्रोडक्शन करेंगे तो सेटअप कॉस्ट लगेगी, उससे बढ़िया क्या आप अपने देश में बनाकर एक्सपोर्ट करिए। गेटिंग माय पॉइंट? ये वाला पॉइंट नोट करिए कि लिमिटेड इनिशियल डिमांड इन अदर एडवांस कंट्री में, अगर आपकी प्रोडक्ट की लिमिटेड डिमांड है तो आप अभी मत करिए कि अपना प्रोडक्शन स्टार्ट मत करिए दूसरे देश में। व्हाट यू कैन डू, आप अपने देश में प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है। सेकंड है व्हेन द डिमांड इंक्रीज इन द एडवांस कंट्री, प्रोडक्शन फॉलोज। ठीक है, जैसे जैसे आपको लगता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है तो आप क्या करिए, आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में प्रोडक्शन का फैसिलिटी वहां पे लगा देंगे, आप कोई प्रोडक्शन का प्लांट लगाएंगे तो फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा आपको, तो वो सब मत करिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आप कुछ ही लोग आपको प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो उससे बड़े तो यही कि अपने प्रोडक्ट अपने देश में बनाकर एक्सपोर्ट कर दीजिए आप। और व्हेन द डिमांड इंक्रीज इन द एडवांस कंट्रीज, वी शुड फॉलो द प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट विद द डिमांड एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी मार्केट। जैसे सेकेंडरी मार्केट में डिमांड हमारी, जैसे और मार्केट्स में हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट बिकम द स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्शन मूव टू द लो प्रोडक्शन कॉस्ट एरियाज। हम लोग ऐसे देश में जाकर व्यापार करना स्टार्ट कर देंगे जहां पर ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी मिनिमम होगी, प्रोडक्ट हमारा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे हम लोग, और प्रोडक्ट न्यू इंपोर्टेड टू द यूएस एंड टू द एडवांस कंट्रीज। हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे यूएस और अदर एडवांस कंट्रीज से, और अपने देश में प्रोडक्शन करके दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में स्टार्ट करेंगे कि अगर लो डिमांड है अदर एडवांस कंट्रीज में तो एक्सपोर्ट करिए, प्रोडक्शन मत करिए। डिमांड इंक्रीज करे तो आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। डिमांड और एक्सपेंड करे, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की तरफ चले जाइए।
अपना प्रोडक्शन फैसिलिटी लो कॉस्ट एरियाज में चले जाओ, ठीक है, और वी शुड गो फॉर द इंपोर्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम यूएस एंड सम अदर डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी शुड गो फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। ये क्लासिकल थ्योरी कंक्लूजन्स की बात करता है, जो क्लासिकल थ्योरीज थी स्टार्टिंग में आपको बताया था, उनमें कंक्लूजन्स क्या है, फ्री ट्रेड एक्सपेंड द वर्ल्ड पाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये सब नहीं पढ़ना है कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, सिंपल वर्ड, 2 कंट्रीज 2 प्रोडक्ट्स की बात क्या है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन भाई क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी ना, उसके चक्कर में प्रोडक्ट भी कॉस्टली हो जाएगा। ये वैसे आपके नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर भी देख लीजिए एक बार कि लिमिटेशंस क्या है थ्योरीज के, कि 2 वर्ड्स केवल 2 कंट्री की तुलना की बात कर रहे थे, 2 प्रोडक्ट्स की हम लोगों की बात किया, केवल 2 प्रोडक्ट्स की बात किया, 2 फैक्टर्स की बात किया हमने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया, प्राइस डिफरेंसेस भी हैं, प्राइस डिफरेंस भी होते हैं ना डिपेंडिंग ऑन द इन्फ्लेशन रेट एंड डिपेंडिंग ऑन द परचेसिंग पावर पैरिटीज, रिसोर्सेज इज इमूवेबल इन अक्रॉस द कंट्रीज, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करेंगे हम लोग, ईच कंट्री हैज अ फिक्स्ड स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेज एंड नो एफिशिएंसी गेन्स इन रिसोर्सेज यूज्ड फ्रॉम ट्रेड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरीज, इन सब चीजों को डिटेल में नहीं जाना है। अब हमको केवल ये पढ़ना है नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, पॉटर 1990 में जो मॉडल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसमें 4 फैक्टर मेनली दिया है, फैक्टर एंडोमेंट, ठीक है भाई, फैक्टर एंडोमेंट, डिमांड कंडीशंस, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज की बात किया है, फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी की बात किया। तो इनका कहना है कि नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पॉटर 1990 में उन्होंने अपना मॉडल दिया, इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों को किस देश में बिजनेस करना है, किस देश में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा, आपको अपने देश में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है तो अपने देश में बिजनेस करिए, या आपको लगता है दुनिया के दूसरे देशों में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है तो आप दूसरे देश में जाकर बिजनेस करिए, ठीक है। तो लेकिन वो पर आपको ये सब फैक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैज गिवन द पॉटर इन 1990। तो इन्होंने क्या बोला कि वी शुड टैग इफ यू जस्ट वांट टू बी टेक, अगर आप लगता है आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है आपको, तो आपको इन सब फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। आपको लगता है जहां पर ओवरऑल, जहां पर इन चारों फैक्टर्स के बाद या चारों फैक्टर्स अवेलेबिलिटीज है, एंड अगर अवेलेबिलिटीज के बाद इफ यू जस्ट वांट टू टेक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, देन व्हाट यू कैन डू, आप ऐसे देश में जाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इसमें बात क्या गया, एक पहले बात किया फैक्टर एंडोमेंट की। फैक्टर एंडोमेंट क्या होती है, हमको लैंड देखना पड़ेगा, सस्ती लेबर है, सस्ती लैंड है। कैपिटल की बात करेंगे, वर्कफोर्स वही लेबर, इंफ्रा, सम फैक्टर्स कैन बी क्रिएटेड, कुछ फैक्टर्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे लेकिन इंफ्रा देखना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक रोड्स हैं, बेसिक वाटर फैसिलिटीज है हमारी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे भाई फैक्टर एंडोमेंट फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे, सस्ता लेबर, सस्ता कैपिटल, सस्ता वर्कफोर्स, सस्ता इंफ्रा। फिर हमने डिमांड कंडीशंस की बात करना है, मान लो ये सब कुछ सस्ता है भी, सस्ती जमीन मिल रही है, सस्ती कैपिटल मिल रहा है, सस्ता लेबर मिल रहा है, स्किल पढ़ा लिखा इंसान सस्ता मिल रहा है। फिर हमको दूसरा देखना पड़ेगा डिमांड कंडीशन। डिमांड कंडीशन, देयर शुड बी सम लार्ज डिमांड, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस, ठीक है, एंड ऑफर्स एन इनोवेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट एंड टेस्टिंग द ग्राउंड। मतलब आपका जो एक इन्वायरमेंट इट शुड बी वेरी फ्रेंडली, मतलब अगर आप अपने देश से दूसरे देश में व्यापार करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दे शुड अडॉप्ट टू यू। बहुत सारी दुनिया में ऐसी कंपनी है वो आज भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो अब चाइना की देख लीजिए, चाइना में अभी भी कहीं ना कहीं वो लोग आप अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। चाइना में अगर आपको लगता है आप अपनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को ले जाकर वहाँ पे स्टार्ट करें और आपको लगता है कि वहीं पर सामान बेचें, यू विल नॉट बी एबल टू सेल। वो एमएनसीज को बढ़ावा अगर चाइना देता है तो वो इसलिए देता है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। एमएनसी को बढ़ावा देने का मतलब उसका ये नहीं कि वहां पर अगर आपको लगता है कि एमएनसी को बढ़ावा दे, आप अपनी कंपनी ले जाकर चाइना में प्रोडक्शन स्टार्ट करिए और आप चाइना मार्केट में बेचिए, नहीं बेच पाएंगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दे डोंट हैव सम सर्टेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट। तो हम लोग को फैक्टर एंडोमेंट देखना है, दूसरा डिमांड कंडीशन देखना है कि डिमांड है या मार्केट में नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि डिमांड मार्केट में डिमांड होना चाहिए, ठीक है, अगर मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो हम ऐसे कंट्री पे बिजनेस करने नहीं जाएंगे। डिमांड बहुत बड़ी डिमांड होना चाहिए और देयर शुड बी सम सर्टेन इनोवेटिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ताकि लोग आपके इनोवेटिव प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सकें। बहुत सारे देश अभी भी ऐसे हैं जो इनोवेटिव, जो अभी यहाँ पर हम लोग इस्लामिक कंट्रीज की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, एक्सेप्ट दुबई, सऊदी अरबिया, बहरीन,
उसके अलावा जो और कंट्रीज हैं वो आज भी कहीं ना कहीं दे आर स्टक विद सम ट्रेडिशनल्स पे अभी भी बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उस हद तक की नहीं हो पाया जिस हद तक कि दुबई में हो गया या सम अदर कंट्रीज में हो गया। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वी शुड हैव मोर कंसर्न अबाउट दोज कंट्रीज वेयर द इनोवेटिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। भाई अगर रिलेटेड इंडस्ट्रीज नहीं है, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, तब भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, मान लो आपको कोई भी पर्टिकुलर प्लास्टिक का टॉयज ही बनाना है, तो उसके लिए हमको प्लास्टिक भी चाहिए होगा, उसके लिए हमको रबड़ भी चाहिए होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको वी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट, वी हैव टू बी लुक द दोज ऑप्शंस आल्सो। देयर शुड बी सम सर्टेन रिलेटेड इंडस्ट्रीज आल्सो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अगर रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज नहीं होगी तब भी तो आप ऐसे देश से व्यापार नहीं कर पाएंगे ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर फिर रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट कराएंगे फिर आपको सामान कॉस्टली पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं जब हम लोग ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पर यू जस्ट वांट टू टेक द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, तो कहीं ना कहीं हमको रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का भी बात करना पड़ेगा। फिर हम लोग बात करते हैं फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी की। हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म की स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और राइवलरी। स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट कि आप अपनी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, व्हाट स्ट्रेटजी यू जस्ट वांट टू बी अप्लाई, मतलब आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे, आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज की बात करेंगे, अपनी कंपनीज के विजन्स की बात करेंगे। तो फॉर्म स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट द कि वट एवर द स्ट्रेटजी, मतलब आप बीइंग एन मार्केटर, मान लो XYZ कंपनी है, दुनिया के मान लीजिए अमेरिका में व्यापार करना चाहता है, तो व्हाट टाइप ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, व्हाट टाइप ऑफ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी, व्हाट टाइप ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी यू जस्ट वांट टू बी अप्लाई इन अमेरिकन मार्केट। तो हम लोग को अपनी स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी, वो स्ट्रेटजी आप उस अंतरराष्ट्रीय बाजार में इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना होगा, we have to be more concerned about the own organizational structure, and rivalry is all about the competitors। अगर देखिए कॉम्पिटिटर होना बहुत ज्यादा होना खतरनाक है। इफ देर इज नो कॉम्पिटिटर इवन दो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर इकोनॉमी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि बहुत सारे, इसीलिए देखिए ना आज के टाइम में दुनिया की किसी भी मार्केट में जाओगे जहां पर एक दुकान होता है इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहां पे 50-60 दुकानें और भी होती हैं। उसके पीछे एक मार्केट, उसके पीछे एक मुद्दा ये होता है क्योंकि लोग ऐसी जगह पर व्यापार करना चाहते हैं जहां पर पहले से एक कस्टमर बेस हो, मार्केट पहले से क्रिएटेड हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे देयर शुड बी सम सर्टेन राइवलरी आल्सो। राइवल की हम लोग बात कर रहे हैं, राइवल इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में हम लोग फॉर्म स्ट्रेटजी की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे और राइवलरी की बात करेंगे। तो देयर शुड बी सम गुड कॉम्पिटिशन, देयर शुड बी द नेशनल गवर्नमेंट कैन क्रिएट द कंडीशन विच फैसिलिटेट द एंड नर्चर द सच कंडीशंस, है ना। तो केंद्र जो आपकी एक राष्ट्र नेशनल गवर्नमेंट होगी वो भी कहीं ना कहीं दे कैन क्रिएट द कंडीशन विच फैसिलिटेट द एंड नर्चर सच कंडीशन, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जो आप जिस देश में व्यापार करना चाह रहे हो उसको लगता है कि आप वहाँ की सरकार भी आपको सपोर्ट कर सकती है आपको अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए, आपको अपना स्ट्रक्चर अप्लाई करने के लिए, और कहीं ना कहीं राइवल से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस लेने के लिए। तो ये भाई है फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। जो चारों पॉइंट अपने आपस में कोरिलेट हैं। ये फैक्टर इंडोमेंट के हमने बता दिया कि लैंड लेबर की हम लोग बात कर रहे हैं, कैपिटल की बात कर रहे हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट वो इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, डिमांड कंडीशन हमने बात की कि देयर शुड बी सम सर्टेन डिमांड। अगर ऐसे देश में गए जहाँ पर डिमांड ही नहीं है तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री में हमको पता है सप्लायर होना चाहिए। अब मान लो चीनी बनाना है आपको बट शुगर केन ही नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री में वी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट द व्हाट आर द रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर अवेलेबल, व्हाट आर द सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। की सपोर्टिंग इंडस्ट्री के बिना भी आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, पता ही है आपको स्ट्रेटजी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर क्या है, राइवल इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटर। सो व्हाट फॉर द बिजनेस, international trade theory is all first mover implications, location implication, foreign investment decisions and government policies implications। ये क्या है, ये मतलब लास्ट में ये इंपॉर्टेंट मतलब है नहीं, सिलेबस का पार्ट नहीं, बस समझाने के लिए है कि आपको इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को एनालिसिस करने के बाद, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, यू कैन टेक सम सर्टेन फर्स्ट मूवर implications इन दोज कंट्रीज जहां पर कोई भी सर्वाइव नहीं कर रहा है, एंड यू कैन टेक द फर्स्ट मूवर implications इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज। यू कैन गेट सम लोकेशनल implications। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, आपको किस देश में व्यापार करना है, किस देश में व्यापार नहीं करना है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज implications की बात भी हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। हमने आज आपको पूरा इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी बहुत डिटेल में बता दिया है।
इवन दो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, तो आई एम जस्ट गिविंग द अनदर 2-3 मिनट, आपको हम तो कुछ टाइम दे रहे हैं, अगर आपको पूछना तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी पूछ सकते हैं हमसे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वी विल मीट यू। हम लोग कल भी क्लास लेंगे, कल हम लोग शाम को क्लास नहीं लेंगे बिकॉज कल 2 अक्टूबर इज पब्लिक हॉलीडे, तो हम लोग क्लास लेंगे बट वी विल टेक द क्लासेस इन आफ्टरनून टाइम, कल दोपहर में क्लासेस लेंगे बिकॉज कल सब लोग छुट्टी पर ही होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट दे मे आस्क थ्रू द व्हाट्सएप। थैंक यू।